हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का अगला अध्याय, जहां आज हम बात करेंगे अरब और तुर्की आक्रमण के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ये जो अरब और तुर्की आक्रमण है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है भारत के इतिहास का, क्योंकि यहाँ से एक चीज तो ये पता चली कि किस तरीके से यदि आप आंतरिक तौर पे कमजोर हैं तो बाहर वाले आके आक्रमण करेंगे। पहली चीज यही हो रहा था भारत में। उस दौर में हमने देखा कि किस तरीके से जो विभिन्न राजवंश थे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे और इसी का फायदा मिला अरब और तुर्कों को। ये वो दौर था विश्व इतिहास में जब अरब या जो तुर्क थे वो अपने साम्राज्य का फैलाव कर रहे थे और मध्य एशिया से भारत की तरफ सभी आए। आप आर्यंस के समय से देखेंगे तो अरब या तुर्क पहले नहीं थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, लेकिन इस समय का जो आक्रमण था वो आक्रमण करने के बाद वो आए और उन्होंने फिर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो हमने देखा कि वो यहीं रुके। उन्होंने भारत को अपना घर बनाया और इसका जो दूसरा एक महत्वपूर्ण परिणाम निकला भारत के इतिहास में कि एक नई संस्कृति की उत्पत्ति होती है। एक नए, चाहे आप कला के क्षेत्र में देखें, चाहे आप वास्तुकला के क्षेत्र में देखें, चाहे आप खान पान में देखें, हर जगह एक नया, जिसे हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहते हैं, उसका जन्म होता है। और कहीं ना कहीं भाषा में भी हम देखेंगे कि जो संस्कृत और जो विभिन्न भाषाएं जो हम देखते आ रहे थे जो चल रही थी, धीरे धीरे उसमें तुर्की और फारसी जबान के अल्फाज आने लगे और उर्दू का जन्म हुआ। और वो उर्दू बाद में जो है वो हिंदुस्तानी में बदल गई। तो ये एक कहना चाहिए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जहां पे अरब और तुर्कों का आक्रमण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम भारत में अरब आक्रमण की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से होती है। और अल हज्जाज जो उस समय इराक का गवर्नर थे, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा था। उसने खलीफा वलीद की अनुमति से सिंध पर विजय प्राप्त की। अब यहाँ खलीफा को समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इस्लामी कहना चाहिए कि शासन में, या जो इस्लामिक तौर का शासन है, उसमें खलीफा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वह मुसलमानों का, पूरी दुनिया का राजनीतिक और धार्मिक नेता आप कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं। तो जितने भी मुसलमानों का जहां भी शासन रहा, चाहे वो अरब में हो, तुर्क में हो, मध्य एशिया में हो, उस दौर में यूरोप में भी था। हमने यूरोप में भी देखा कि अभी नहीं, इसके बाद जब 13वीं-14वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर भी इस्लामी शासन आया। तो इन सब का जो मुख्य बिंदु रहा वो खलीफा थे। और खलीफा को आप राजनैतिक, धार्मिक, हर प्रकार का जो है वो नेता मान सकते हैं। तो खलीफा वलीद के कहने पर, उनकी अनुमति से, इराक का गवर्नर जो था अल हज्जाज, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा और उसने सिंध पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक जो है वो युद्ध लड़ा गया, जिसे हमने रेवाड़ का युद्ध कहा। इस युद्ध में दाहिर पराजित होता है और सिंध और मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड या स्वर्णिम शहर भी कहा। यदि हम प्रशासनिक व्यवस्था समझें तो सिंध और मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम और अरब सैन्य अधिकारी द्वारा इक्ता में विभाजित कर दिया गया था। तो इक्तादारी से जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होती है। जिलों में और उपमंडलों में जो स्थानीय हिंदू अधिकारी थे उनको प्रशासन दिया गया।
किंतु जो मुख्य इक़्तिदार होता था वो उन्होंने मुसलमान ही रखा। और मुख्य तौर पे यहाँ पे जो एक कर लगाया गया गैर मुसलमानों पे वो था जजिया। जजिया एक तरीके से कर था जो गैर मुसलमानों को देना था। अब यहाँ पे एक बड़ी कहना चाहिए कि एक तरफ की कहानी जो है वो प्रचलित है पॉपुलर मीडिया में कि ये जजिया जो है ये सिर्फ गैर मुसलमानों पे लगता था। वो इसलिए लगता था क्योंकि मुसलमानों के ऊपर वो ज़कात का जो कर था वो मुसलमान जो है वो राजा को या जो भी शासक था उसको देते थे। यदि शासक मुसलमान था तो जजिया जो है वो ज़कात जो है वो आ जाती थी। तो मुसलमानों से जो कर आ रहा था उसे ज़कात कहा गया और जो गैर मुसलमानों से आ रहा था उसे जजिया कहा गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का अंत, तो खलीफा सुलेमान जो हैं खलीफा वलीद के उत्तराधिकारी बने और वह इराक के, किंतु लेकिन उनकी खलीफा सुलेमान की जो है वो इराक का जो गवर्नर था, इराक का जो शासक था अल हज्जाज, उससे उनकी शत्रुता थी। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अल हज्जाज का दामाद था। इसके लिए खलीफा के खलीफा जो है वो सब कुछ समझ लीजिए, प्रधानमंत्री समझ लीजिए, राष्ट्रपति, जो समझना है इस्लामिक पूरे शासन क्षेत्र का, वो वही थे। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को बर्खास्त किया और उसको एक कैदी के रूप में मेसोपोटामिया, जो आज के समय का इराक है, उस तरफ भेज दिया और जहां उसकी मृत्यु हो गई। 150 से अधिक वर्षों तक सिंध और मुल्तान जो है वो खलीफा के साम्राज्य के हिस्से के रूप में बने रहे। तो ये अरबों का जो है वो शासनकाल था। और अरब विजय का जो प्रभाव था, इसमें दो राय नहीं है कि अरब विजय के बाद या अरबों ने जब भारत के सिंध और मुल्तान के हिस्सों पर जब कहना चाहिए विजय प्राप्त की, तो उसका एक बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि इसने भारत में इस्लाम के लिए एक रास्ता और खोल दिया। अब एक रास्ता और खोल दिया, इसका ये कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि इसी समय जो अरब व्यापारी थे वो समुद्र के रास्ते दक्षिण की तरफ आना उनका शुरू हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं आक्रमणों की वजह से भारत में इस्लाम आया। जो दक्षिण की तरफ से जो व्यापारी आ रहे थे उन्होंने भी अरब को, भारत को और अरब को एक किया। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि उन्होंने यहां से जो है जो भी संगीत, चित्रकला, चिकित्सा, जो भी विभिन्न कलाएं थी उसको यहां से सीखा और अपनी चीजों को यहां फैलाया। और इससे जो एक हिंदी इस्लामी जो एक चाहे दर्शन के क्षेत्र में कह लीजिए, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कह लीजिए, अंगणित के क्षेत्र में कह लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जो ज्ञान भारत में था उसको उन्होंने सीखा, उसको दुनिया में फैलाया और जो दुनिया की विभिन्न कलाएं थी, विभिन्न ज्ञान था, उसको भारत तक लेके आए। इसके बाद 8वीं और 9वीं शताब्दी में तुर्क बगदाद के खलीफाओं पर हावी थे और एक समय आया कि वो तुर्कों ने जो है वो खिलाफत जो है, जो खलीफा है वो खिलाफत जो है वो तुर्कों के हाथ में चली गई। उन्होंने सिंध और मुल्तान से आगे अपने प्रभुत्व को भारत तक बढ़ाना चाहा और अरबों द्वारा जो काम उनका शुरू था वो उसको खत्म किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महमूद गजनी, और 971 से 1030 ईस्वी तक वो उसका जीवन था और 1000 ईस्वी के आसपास वो भारत में उसने पहला आक्रमण किया। कहने जो खास बात यह है वो ये कि मोहम्मद गजनी जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। और वह इनको ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ एक को हराया, ये थोड़ा सा अनुवाद में कुछ गलती है। उसने जब हराया उसके बाद वो भारी धन यहाँ से जीतने के बाद, हारने के बाद नहीं, जीतने के बाद वो भारी धन के साथ गजनी लौटा। उसने किन किन को हराया? उसने जयपाल जो कि हिंदू शाही राजवंश का शासक था, उसने मुल्तान के फतेह दाऊद को हराया, नगरकोट के अनपाल को हराया, मथुरा के शासक चंदेला जो राजा थे और कन्नौज और ग्वालियर के जो राजा थे, इन सबको उसने पराजित किया, इन सब पे उसने विजय प्राप्त की। और जो भी भारी धन जो उसने लिया यहाँ से वो लेके वो गजनी चला गया।
महमूद गजनी पूरे एशिया के महानतम मुस्लिम शासकों में से एक था। उसने फरदौसी और अलबरूनी जैसे जो विद्वान कलाकार थे उनके कला को, उनके साहित्य को संरक्षण दिया। और भारत में जब 1186 तक जो गजनी का शासन था, और गजनी मतलब जो भी गजनी का खलीफा, जो भी गजनी का शासक था महमूद गजनी के बाद, वो 1186 तक गजनी के ही लोग जो है वो भारत के इस क्षेत्र के ऊपर शासन करते रहे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी का जो है वो शासन आता है, और मोहम्मद गौरी जो है वो 1149 से 1206 तक रहा, और वो भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम शासक था। तो पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनी और तीसरा गौरी। पहली बार जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो वो 1176 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया, और तराई, लेकिन जो ध्यान रखने वाला जो एक महत्वपूर्ण युद्ध था वो तराई का प्रथम युद्ध था, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया। महमूद गौरी ने 1179 ईस्वी में भटिंडा के किले पर कब्जा किया, और फिर पृथ्वीराज चौहान के राज्य की ओर बढ़ा। तब हमने देखा कि चौहान जो है वो दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे। 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित किया और भटिंडा को पुनः प्राप्त किया। तराई का दूसरा युद्ध होता है इन्हीं दोनों लोगों के बीच 1192 में, और उसमें पृथ्वीराज चौहान के अधीन की नेतृत्व में जितने भी राजपूत शासक थे उनकी सेना शामिल को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। पृथ्वीराज को कैदी के रूप में रखा गया था और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। भारत के इतिहास में पहली बार तुर्की शासन, ये ध्यान देने वाली चीज है कि भारत के इतिहास में पहली बार तुर्की शासन जो है वो तराई के दूसरे युद्ध में की समाप्ति के साथ शुरू हुआ, और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का कमांडर नियुक्त किया गया। 1193 से 1198 के बीच कई राजपूत जो है वो विद्रोह हुए, कई इस तरीके के विद्रोह हुए, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का कमांडर था उसने उनको पराजित किया और कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। महमूद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद चंदवार के युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें उसने कन्नौज के महानतम राजपूत शासक जयचंद को पराजित किया और उसे युद्ध में मार दिया। बंगाल और बिहार पर उसने विजय प्राप्त की, और मोहम्मद गौरी के कमांडरों में से एक जो बहुत ही आगे चल के जिसका एक रोल आएगा बड़ा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 में विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। ये भी एक उस दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कहना चाहिए कि कांड था, जब इतने बड़े, कहना चाहिए कि विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि भारत के लोगों को यदि कुछ बदल सकता है या कोई चीज जो है जो उनको ये जो आपस में लड़ रहे हैं या ये जो आपस में कमजोर हुए हैं, यदि उनको कोई वापस शक्तिशाली बना सकता है तो वह शिक्षा है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्रों पर किया। मध्य एशिया में 25 मार्च 1206 ईस्वी को, तो वो बाद में मोहम्मद गौरी जो है वो अपना दिल्ली का जो सारा शासन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में छोड़ के वापस वो गौरी की तरफ जाने लगा, और 25 मार्च 1206 ईस्वी को कुछ शिया विद्रोहियों और खोखरों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उत्तर भारत में राजपूतों पर अनेक बार आक्रमण करने और उन्हें अपने अधीन करने के कारण उसे भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी के साथ शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत को यदि आप समझें तो दिल्ली सल्तनत का जो दौर है उत्तर भारत में, अगर हम इस समय की बात करें तो हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल साम्राज्य।
दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग राजवंश आए, उन्होंने राज किया, किंतु वो ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं कर पाए। अंत में जो है वो मुगल आते हैं, और मुगलों के बाद उत्तर भारत की तरफ से यदि देखें तो अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया वो थे गुलाम राजवंश, जिन्हें मामलुक राजवंश कहते हैं। और इसकी स्थापना तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पता चला कि उसका जो शासक है, उसका जो राजा है, उसका जो मालिक है मोहम्मद गौरी जो है, उसकी हत्या कर दी गई, तो उसने फिर दिल्ली को ही अपना घर बनाया और गुलाम राजवंश की, मामलुक राजवंश की स्थापित किया। यह राजवंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला और दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों में पहला था। इस राजवंश का अंत तब होगा जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में अंतिम मामलुक शासक मुइजुद्दीन काकूबाद को पराजित करेगा और राजगद्दी से उखाड़ फेंकेगा। इस राजवंश को दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजियों ने हटाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मामलुक जो थे, ये जो गुलाम राजवंश थे, ये जो क्षेत्र है पूरा, ये दिल्ली सल्तनत में उस दौर में था। और ये कुछ उनके, तो यहाँ से देखिए आपको जो इस दिल्ली सल्तनत में या मुगल में थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है वो यही रखना है कि संस्थापक कौन था, किसने ज़्यादा समय तक शासन किया, कौन सा किसने वास्तुकला क्षेत्र में किस किस चीज़ का निर्माण हुआ, कौन कौन सी किताबें खास लिखी गई, और यदि कुछ कर या कुछ प्रशासनिक जो बदलाव हैं वो किए गए, वो हमको ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से, जिसने सिर्फ 4 साल 1206 से 1210 तक दिल्ली के शासक के रूप में अपना राज किया। और ये हमने देखा है कि किस तरीके से उसने, जब गौरी को मारा गया तब ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू किया और उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। ये हमको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और उसने दरअसल ये जो अपना बनाया, ये जो इसकी निर्माण की शुरुआत की थी, ये कुतुब मीनार जो बनवाया जा रहा था वो उसके जो पीर थे, जिन सूफी संत जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके कहना चाहिए कि सम्मान में उसने ये कुतुब मीनार बनवाया। इसलिए जो कुतुब मीनार का कुतुब है वो ऐबक का नहीं है, वो कुतुबुद्दीन, जो सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए हैं, उनका है। और उसकी उदारता के लिए उसे लाख बख्श का भी नाम से जाना जाता है। 1210 में अपनी मृत्यु तक राज किया, और कहा यह जाता है कि घोड़े से गिरकर और उसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आराम शाह ने अपना शासन किया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए। जो मुख्य शासनकाल था, जो मुख्य सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया, वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, और उसने जो उत्तर भारत के जो घुरिद या जो गुरिद जिसे हम कहते हैं उर्दू में, उन पर शासन किया। और वो भी तुर्की था, मध्य एशिया में जन्मा था, गुलाम था। और कहा यह जाता है कि इल्तुतमिश दिल्ली के गुलाम शासकों में सबसे महान शासक था। उसने शुरुआती दौर में उसकी राजधानी लाहौर थी, बाद में उसने उसे भी दिल्ली स्थानांतरित किया। और इल्तुतमिश की सेनाओं ने 1210 में बिहार पर कब्जा किया और 1225 में बंगाल पर आक्रमण किया। 1220 के पहले छमाही के दौरान जो शुरुआती दौर थे, उसने सिंधु घाटी की नदी पर ध्यान नहीं दिया, जब मंगोल, ख्वारज और कबाचा के बीच विवाद का कारण था। और जो मंगोल और ख्वारज़म जो शक्तियां थी, कबाचा का इन पे अधिकार बना। तो ये उस समय जो सिंधु, जो मुल्तान और सिंध का, जो मुल्तान का खास तौर पर जो इलाका था, जो आज के वक्त में पाकिस्तान के में आता है, वहाँ पे एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। वहाँ पे जो लड़ाई थी वो मंगोल भी थे, मंगोल थे, ख्वारज़म थे, कबाचा था, और इन सब के बीच एक
वही वर्चस्व की लड़ाई और अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने की जो लड़ाई थी वो चल रही थी। इसके ऊपर इल्तुतमिश ने ध्यान नहीं दिया, और तो उसने पहले उन्हें लड़ने दिया और बाद में इल्तुतमिश ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, और उसने मंगोलों के खिलाफ भी जो है, मंगोल सबसे खतरनाक उस वक्त के आक्रमणकारी थे। मतलब कहा यह जाता है कि मंगोल जिस शहर से निकल जाते थे वहां जिंदगी जो है, जीवन जो है वो बचता ही नहीं था किसी भी तरीके का। तो उसने मंगोलों के खिलाफ लड़ाई की, मंगोलों से अपने आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाया। उसने राजपूतों का भी विद्रोह झेला। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि 1221 ईस्वी में उसने चंगेज खान के नेतृत्व में एक आक्रमण को रोका। चंगेज खान उस दौर में सबसे क्रूर कह लीजिए या खतरनाक कह लीजिए, जो भी कहना है। तो ये 1280 ईस्वी के आसपास ये भारत का जो है वो, तो ये जो पूरा इलाका है ये गुलाम राजवंश के उसमें आता था, ये वाला इलाका। इधर राजपूत थे, यादव, होशाला जो दक्षिण में थे, लेकिन इधर आप देखोगे तो ये यहाँ गजनी अरब, यहाँ तक अरब जो है वो साम्राज्य था। उसने इल्तुतमिश ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, और उसने जो प्रशासनिक अमला था उसकी स्थापना की राज्य के लिए। क्योंकि अब देखिए, प्रशासनिक अमला यदि कोई प्रशासनिक व्यवस्था यदि कोई स्थापित कर रहा है तो उसका एकमात्र मतलब यही होता है कि अब ये यहाँ जो उसके पहले के जो तुर्क थे या जो अरब थे जो कि आक्रमण करने आ रहे थे, अब ये उससे आगे निकल के अब इन्होंने भारत को अपना घर बनाया और अब ये यहाँ रहने वाले हैं। उन्होंने मस्जिदों में वाटर वर्क्स और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जिससे वह सत्ता पर बैठने के काबिल बने। दो सिक्के जो उस दौर में चले, जिसमें टका जो था वो चांदी का टका था और तांबे का जीतल था, उसकी शुरुआत की। इक्तदारी जो उस समय सिर्फ अरबों उस क्षेत्र में थी, मुल्तान और सिंध के क्षेत्र में, वहां पर भी तो उसमें एकता में जो भी राज्य था उसको एकता में विभाजित किया, और वेतन मिलता था। और ये जो है इसने कुलीन व्यवस्था स्थापित कर दी थी कि यदि कोई इक्तदारी है तो वो इक्तदारी जो है उसके कुल में ही चलती रहेगी और जिसके बदले उसको जो है वेतन मिलेगा। 1236 में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान को जो है वो शासक नियुक्त किया गया, शासक बनाया गया, क्योंकि उसके हिसाब से वो अपने बेटों को कभी काबिल नहीं मानता था उसको। तो उसने उसकी बेटी जो है वो रजिया सुल्तान, तो 1236 से 1240 ईस्वी पहली और आखिरी मुस्लिम महिला जिसने दिल्ली पर शासन किया, उसे रजिया और अलदीन के नाम से भी जाना जाता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले शासन को अल्पकाल के लिए रुकनुद्दीन फिरोज को सौंपा था। तो एक आपको ध्यान रखना है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान। तो ये एग्जाम में, परीक्षा में कभी इस तरीके का कुछ आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिरोज की जो है हत्या कर दी गई, और जो कहना चाहिए जो उस वक्त के जो, तो उस समय जो कुलीन जो थे, जो एक व्यवस्था स्थापित थी, और इन लोगों का बड़ा ही, ये जो रईस कहना चाहिए, जो अमीर व्यक्ति थे, जो कुलीन थे, उनका बहुत ही बड़ा एक दखल था सिंहासन में, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, इन चीजों पे। खैर, उन लोगों ने तय किया, जो लोग उसके सलाहकार थे, उन सब ने तय किया कि अब रजिया सुल्तान को जो है वो गद्दी सौंप दी जाए। और उसके बाद एक उनको वो शासक बनी। उसे एक कुशल और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना गया। उसकी शादी जो भटिंडा का गवर्नर था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से हुई, और उसे कथित तौर पर उसके भाइयों द्वारा मार दिया गया। उसके बाद जो है मुइजुद्दीन बैरम शाह उसका उत्तराधिकारी बनता है, और
लेकिन किंतु जो सबसे उसके बाद जो महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय जो शासक था वो था बलबन, गियासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 तक शासन, और ये मामलुक राजवंश का 9वां सुल्तान था। तो ये आप समझ सकते हैं कि 60 सालों में 1206 से 1266 60 सालों में ये 9वां सुल्तान था। तो अभी भी एक स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कहना चाहिए कि वो स्थापित नहीं थी, और जिसका भी वर्चस्व होता था, जिसका भी स्वामित्व होता था, वो दिल्ली के शासन पे अपना राज जो है वो स्थापित कर लेता था। और यदि हम इसकी बात करें, गियासुद्दीन बलबन जो है वो तुर्की मूल का था, और वो नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पोता था उसका वजीर था। इसे तो ये तुर्की मूल का था, और इसे इल्तुतमिश ने गुलाम के उसमें खरीदा था, और ये जल्दी जल्दी जो है, जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम होने के बाद जो है अपने काबिलियत से आगे तक वो बढ़ता है, वैसे ये भी बढ़ा। और उसने एक अधिकारी के रूप में सफल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया, और नासिर की मौत के बाद बलबन ने खुद को सुल्तान घोषित किया, क्योंकि अब कोई पुरुष उत्तराधिकारी बचा ही नहीं था इल्तुतमिश के वंश का। इसने प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए, जिसे उसे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बाद महानतम सल्तनत का शासक का पद उसको माना जाता है। उसे वो एक सख्त शासक था, इसमें कोई वो नहीं था, और सख्त अधिकारियों का जो है उसने एक प्रशासन जो है वो एक ऐसा व्यवस्था बनाई। उसके बाद एक उसने दो चीजें शुरू की थी, जिसे कहा जाता था, एक कहा जाता था पैबोस, एक था बोसा। और उसका दरबार के अंदर काफी एक मतलब राजा के प्रति या उसके प्रति एक बहुत ही उसने अपने दरबारियों के में को जो भी दरबारी होते थे, जो भी पहले तो उसने दरबारियों के ऊपर जासूस बैठाए, उनके ऊपर जासूसी की व्यवस्था तय की, और यदि कोई दरबारी जो है कुछ गलत करता पाया गया तो उसको बहुत ही कड़ी सजा दी जाती थी। पैबोस और बोसा के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज कि इसने भारत में नवरोज की जो फारसी उत्सव था उसकी शुरुआत की, और ये देखा गया कि पंजाब में उसके शासन के दौरान एक बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, और इसकी मृत्यु, तो इसका जो शासनकाल है वो उसमें आपको जो ध्यान रखना है वो सजदा, पैबोस और नवरोज, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद उसके पोते कैकोबाद को दिल्ली का जो है वो दिल्ली का उत्तराधिकारी बना। कैकोबाद जो है उसकी दिल के दौरे से मृत्यु होती है 1290 ईस्वी में, और उसके बाद उसके 3 साल का बेटा जो है शमशुद्दीन कयूम को उसका उत्तराधिकारी बनाया, और कैमर जो है वो बहुत ही जल्दी जो उसकी हत्या कर दी गई, और किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इस प्रकार मामलुक जो है वो राजवंश का अंत हुआ, मामलुक राजवंश समाप्त होता है। तो यदि हम मामलुक राजवंश को संक्षिप्त तौर पे देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसने, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या ध्यान रखना है, जो कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो युद्ध उसने दिल्ली के सल्तनत से पहले लड़े वो ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो है आपको इल्तुतमिश को ध्यान रखना है, तो टका और जीतल जो है। उसके अलावा इल्तुतमिश में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी, वो है चहलगामी। तो ये खास दरबारियों का, जो तुर्की दरबारी थे उनका 40 दरबारियों का एक खास समूह था, जो कि उसने रखा ही इसलिए था कि वो मंगोलों के जो आक्रमण है उसको उससे बच सके। पहली चीज, इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से भी उसको भी उसने देखा, और उसके बाद उसने राजपूतों का विद्रोह भी जो है उसको समाप्त किया। इल्तुतमिश के बाद जो आपको ध्यान रखना है वो रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान पहली और अंतिम महिला मुस्लिम
शासक थी, और इससे ज़्यादा कुछ भी जो है इससे आएगा नहीं। बलबन में उसके प्रशासन को थोड़ा सा आपको देखना है, और उसके अलावा जैसे नवरोज है, पैबोस है, सजदा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और इतना ही आपको, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसका जो है वो शासनकाल कब से कब तक था, क्योंकि वही कई बार इस तरीके से आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका जो है शासनकाल सबसे लंबा था, या इसको जो है बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जो है इसको लगाएं। तो ये इस तरीके के सवाल जो हैं इससे आ सकते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है मामलुक राजवंश। दिल्ली सल्तनत के आगे के राजवंशों को हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।